प्रमाण और तथ्यों के हमारे समक्ष होने के बावजूद भी हम इस दार्शनिक समस्या से नहीं निकल पाते। तो अब इतने बोलने के बाद, कल के क्लास और आज के क्लास के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये दार्शनिक समस्याओं के स्वरूप और दार्शनिक समस्याएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, इसके संदर्भ में जो ये उक्ति दे रहे होते हैं वह किस प्रकार की उक्ति रहती है और उसके पीछे की अवधारणा क्या है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि एक दो और उक्तियों की हम चर्चा कर दें, स्टेटमेंट्स जो दार्शनिक समस्याओं के संदर्भ में वो दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि दार्शनिक समस्याएं क्या है, वैचारिक है, तथ्यात्मक नहीं है बल्कि क्या है, वैचारिक है। वैचारिक है, इसका मतलब है कि जब हम खास ढंग से किसी चीज को सोच रहे होते हैं, किसी खास ढंग से किसी चीज को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो फैक्चुअल तरीके से हम चीजों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमारे सोचने समझने के ढंग में ही एक खास प्रकार का खाका बनता है, जिससे यह एक वैचारिक भ्रांति उत्पन्न होती है, एक वैचारिक जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा दार्शनिक समस्याएं तथ्यात्मक नहीं है बल्कि एक वैचारिक है, और इसको उन्होंने व्याधि कहा है। ठीक है, मानसिक वैचारिक व्याधि के रूप में इन्होंने कहा है। तो आप लोग जानते हैं वैसे भी दर्शन वालों को इससे तो अभिहित किया ही जाता है, इस जो है विशेषण से। ठीक है, कि ये मानसिक व्याधि से ग्रसित है, वैचारिक व्याधियों से ग्रसित है, और तमाम तरह का जो है वो बनाते रहते हैं, हाइपोथेसिस करते रहते हैं, और सामान्यीकरण की ललक में अनेक प्रकार के निष्कर्ष को स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। आप लोग जब अस्तित्ववादी दर्शन पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह के अप्रोच के खिलाफ वहां पर भी एक संघर्ष दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन वह संघर्ष भाषीय नहीं था, लिंग्विस्टिक तो नहीं था। वह संघर्ष किस किस दृष्टिकोण से था, मानवीय अस्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया एक विचार था। लेकिन वहां पर भी इसी तरह से जो परंपरागत रूप से दार्शनिक जो अति अमूर्तीकरण की तरफ जा रहे थे और जनरलाइजेशन कर रहे थे, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही थी। लेकिन वहां प्रतिक्रिया मानवीय अस्तित्व, मानवीय व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर मानवीय समस्याओं के निदान के रूप में वो सारी चीजें देखी जा रही थी। वो दूसरे अप्रोच में था, और यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु में मानवीय अस्तित्व न होकर बल्कि क्या है, भाषा है, भाषा का स्वरूप है, लिंग्विस्टिक, क्योंकि यह फिलॉसफी है। लेकिन परेशान यह दोनों एक ही तरह की अप्रोच से है दर्शन की। ठीक है, दोनों की परेशानी एक ही है, लेकिन दोनों के निदान का अप्रोच का जो कहेंगे एरिया, जिसको कहेंगे वर्किंग एरिया, वो क्या है, पृथक पृथक। एक मानवीय अस्तित्व को केंद्र बिंदु में रखकर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और एक जो है भाषा को केंद्र में रखकर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। कल आप लोग को एक स्टेटमेंट भी लिखाए थे कि फिलॉसफी इज अ बैटल अगेंस्ट द बेविचमेंट ऑफ आवर इंटेलिजेंस बाय द मीन्स ऑफ लैंग्वेज। ये एज इट इज आप लोग से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल के क्लास में भी लिखाए थे, आप लोग की किताबों में भी दिया है, और एज इट इज आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग को हो गई। एक दो और पद है जो किताबों में पढ़ेंगे तो आप लोग को आता है और पूछा भी गया है। जैसे भाषा में एक प्रकार की मोहनी शक्ति होती है। ठीक है, इसी को बेविचमेंट कहते हैं। बेविचमेंट मतलब एक प्रकार की मोहनी शक्ति होती है। तो भाषा में मतलब जिस प्रकार का हम भाषा का एक स्वरूप ले लेके गढ़ के चल रहे होते हैं, उस गढ़ में जो है एक प्रकार की क्या होती है, सम्मोहन शक्ति होती है, मोहनी शक्ति होती है, जिसके कारण जो है, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि भाई तुम कैसे सोचोगे, मोह माया में पड़े हो, नहीं कहते हैं, तुम कैसे सही गलत का भेद कर पाओगे। बोलते नहीं है आम जीवन में, आम जन लोग नहीं बोलते कि तुम सही गलत का भेद कैसे कर पाओगे, तुम तो मोह माया में पड़े हुए हो। तो इसी प्रकार वो इसी अप्रोच को अपना रहे होते हैं विटगेस्टीन। कहते हैं कि हम कैसे समस्याओं से निकल पाएंगे, कैसे दार्शनिक समस्याओं का सुलझाव हो पाएगा, क्योंकि भाषा में जिस प्रकार का भाषा का एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग हो रहा होता है, उसमें एक प्रकार की मोहनी शक्ति होती है, एक प्रकार का आकर्षण होता है, एक प्रकार का फसाव होता है। उस मोहनी शक्ति के कारण, उस फसाव के कारण हम कभी भी उस भाषा के स्वरूप को, उस भाषा के जो विशिष्ट अप्रोच से हम देख रहे होते हैं, उसको हम छोड़ ही नहीं पाते, उससे हम चिपके रहते हैं, और इसी कारण दार्शनिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, और दार्शनिक समस्याओं से हम निकल नहीं पाते।
अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो वो कहते हैं कि दार्शनिक समस्याओं का निदान क्या है, वह है लिंग्विस्टिक गेम, भाषीय खेल खेलना। तो अब देखिए इसकी अवधारणा जब हम स्पष्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है, समझने की बात है, जिसको कहते हैं कि अगर आप चीजों को समझेंगे तो समझ जाएंगे, और बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स वगैरह में करेंगे तो कॉम्प्लेक्स है नहीं वो, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इसका, दार्शनिक समस्याओं के निदान का, वह भाषीय खेल है। तो भाषीय खेल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब मैं दार्शनिक समस्याओं के निदान के रूप में लिंग्विस्टिक गेम का संदर्भ प्रस्तुत कर रहा होता हूँ, विटगेनस्टीन कह रहे होते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, तो कहते हैं कि मैं कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर रहा होता हूँ। यानी भाषीय को खेल कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रकार का अनुस्मरण मात्र करा देना है, जिसको अनुस्मरण को अंग्रेजी में रेमिनिशेंस कहते हैं, शायद इसका सही उच्चारण आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं कि अनुस्मरण मात्र करा देना है। यानी जब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं दार्शनिक समस्याओं के, और दार्शनिक समस्याओं के सॉल्यूशन के रूप में हम लिंग्विस्टिक गेम की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वस्तुतः हम क्या कर रहे हैं कि लिंग्विस्टिक गेम की अवधारणा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वह कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इसमें किया क्या जाता है कि हम क्या करते हैं कि अनुस्मरण मात्र करा देते हैं। यानी जो व्यक्ति पहले से ही जान रहा होता है, हम उसको केवल उसका स्मरण करा देते हैं, उसका ध्यान करा देते हैं कि ये देखो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो यही भाषीय खेल करता है और कुछ नहीं करता है। यह कोई पृथक सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, बल्कि क्या करना है कि इसको एक अन्य सामान्य भाषा में वो कहते हैं, जिसको हम दोहरा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जो भाषा के विशिष्ट ढंग से हम जब भाषा को प्रयुक्त कर रहे होते हैं, या भाषीय प्रयोगों को जो हम विशिष्ट ढंग से कर रहे होते हैं, उन विशिष्ट ढंगों से हटाकर भाषा के सामान्य साधारण प्रयोगों में बिठा देना, ये क्या है, भाषीय खेल है, लिंग्विस्टिक गेम। ठीक है। तो हम क्या करते हैं लिंग्विस्टिक गेम में, अनुस्मरण मात्र करा देते हैं। यानी भाषा का जो विशिष्ट ढंग से हम प्रयोग कर रहे होते हैं, एक विशेष अप्रोच हम लेकर चल रहे होते हैं, उस विशिष्ट ढंग से हटाकर, जो कि एक प्रकार की मोह नहीं होती है, एक प्रकार का जिसमें आकर्षण होता है, जिसमें आदमी फंसा रहता है, वहां से हम क्या करते हैं, उस चीजों को निकालकर भाषा के सामान्य साधारण प्रयोगों में उसको बिठा देते हैं, जिससे दार्शनिक समस्याएं क्या होती हैं, काफूर हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, बोतल का ढक्कन खोलते हैं और मक्खी उड़ जाती है, और दार्शनिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके संदर्भ में आप लोग को दो उदाहरण आप लोग के पुस्तकों में दिए रहते हैं, जो बार बार पूछा जाता है, और नेट जेआरएफ और आईएएस में भी इस पे टिप्पणी करने के लिए आता है, या बड़ा क्वेश्चन भी आता है भाषीय खेल के संदर्भ में, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें आता है फैमिली रिजेम्बलेंस, जिसको पारिवारिक सादृश्यता कहते हैं, और दूसरा कहते हैं वैयक्तिक भाषा संबंधी समस्या, जिसे प्राइवेट लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इन दोनों की अवधारणा थोड़ी थोड़ी हम लोग समझ लें, जितनी आप लोग को आवश्यकता है, तो फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर अर्थ एवं प्रयोग बता के आज क्लासेस इसकी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन की समाप्त हो जाएगी। कल से हम लोग, कल मतलब संडे बंद है, तो मंडे से हम लोग तार्किक भाववाद पढ़ेंगे, इसके बाद मूल पढ़ेंगे, और एक बार कोशिश करेंगे कि अस्तित्ववाद भी हम पढ़ा दें। इसके बाद फेनोमेनोलॉजी, और ये सारी चीजें रह जाएंगी। तो आप लोग का ये सारा चीज बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन से तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत कम ही संभावना है कि कोई गलत हो नेट जेआरएफ में। और अगर आप लोग के जीडीसी वगैरह में तो जब मुख्य परीक्षा होगी, तो इससे जितने भी प्रश्न आएंगे उसको बहुत प्रभावी तरीके से आप लोग को करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। तो पारिवारिक सादृश्यता, फैमिली रिजेम्बलेंस, आप लोग देखते होंगे कभी कभी बहुत तेज हम पढ़ाने लगते हैं, और कभी कभी थोड़ा मेरा गति धीमे होता है। यह मनोस्थिति पे होता है, और शरीर की स्थिति पे होता है। जिस दिन शरीर बहुत थका रहता है, तो उस दिन मन भी थक जाता है, और जिस दिन शरीर में आराम रहता है और वो रहता है, मन जो है प्रसन्न रहता है, और मन भी उस शरीर के साथ तारतम्य बिठाए रहता है, तो हम नॉर्मल अपने टोन में फिर पढ़ाने लगते हैं, और मेरी गति सामान्य यही है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है।
तो यही सामान्य गति। कल की क्लास में हमें लग रहा था कि थोड़ा हम स्लो थे, क्योंकि कल काफ़ी हम थके हुए थे, तो उसका थकाव का प्रभाव भी हमारे मनोमस्तिष्क पे भी आ रहा था, तो उसको आप लोग एज़ इट इज़ ले लिया करिए, समझ जाया करिए कि क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पारिवारिक सादृश्यता, फैमिली रिज़ेम्बलेंस को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पारिवारिक सादृश्यता यानी जो हमने कहा विशिष्ट ढंग से भाषा के प्रयोग से हटाकर उसके सामान्य साधारण प्रयोगों में बिठा देना है। तो ये पारिवारिक सादृश्यता फैमिली रिज़ेम्बलेंस के संदर्भ में कैसे होता है? जैसे कहते हैं कि हम लोग सामान्य तौर से क्या करते हैं ना, किसी एक सामान्य अवधारणा यूनिवर्सल एस्पेक्ट को ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल के रूप में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि जैसे उनसे कोई पूछे कि खेल क्या है? व्हाट इज़ गेम? ठीक है? और जैसे हम आप ही से पूछें कि व्हाट इज़ गेम? खेल क्या है? तो आप क्या करेंगे? कोई खेल दिखा देंगे, इंडिकेट करेंगे। तो मान लीजिए एक्स, वाई, ज़ेड है, वो दिखा दिए, इन्होंने क्रिकेट के गेम को दिखा दिया। किसी ने एक्स वाई जेड ने हॉकी के गेम को दिखा दिया, किसी ने जो है फुटबॉल के गेम को दिखा दिया, किसी ने जो है बास्केटबॉल को दिखा दिया, किसी ने शतरंज को दिखा दिया। तो सभी तो खेल है, सभी तो गेम है। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि सभी को खेल कहा जा रहा है, लेकिन सभी में तो बड़े डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं हमको। यहाँ क्रिकेट में कहाँ 11 लोग खेलते हैं और कहाँ क्या-क्या तमाम तरह के नियम है और कैसे खेला जाता है। फुटबॉल में कुछ और नियम चल रहा होता है, उसमें खिलाड़ियों की भी संख्या अलग होती है और खेलने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। हैंडबॉल में हाथ से खेल रहे होते हैं, फुटबॉल में पैर से खेल रहे होते हैं, तो लेकिन फिर भी हम सबको खेल कैसे कह रहे होते हैं? कौन-सी ऐसी एक सामान्य एंटिटी है? तो अब हम क्या करते हैं, सामान्य ढूँढने लगते हैं ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय दर्शन में क्या कहेंगे, इन सभी में खेलत्व है। यही कहेंगे ना कि इन सब में क्या है, गेमनेस है, खेलत्व है। प्लेटो भी क्या कहेंगे कि गेम की एक सामान्य अवधारणा है, एक सामान्य है जो कि स्वर्गलोक में निवास करती है और सभी विशिष्ट गेम क्या करते हैं, उस सामान्य में भागग्राही होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यही है ना, प्लेटो यही कहेगा ना। प्लेटो का दर्शन जो लोग पढ़े होंगे, वो यही कहेगा ना कि जो विशिष्ट खेल है, वह सामान्य के प्रत्यय में खेल के भागग्राही होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यही इसको कह रहा होगा। लेकिन अब ये कहते हैं कि ये सब जो आप लोग कर रहे होते हैं ना, ये आप विशिष्ट ढंग से भाषीय प्रयोग कर रहे हो, जिससे आप दार्शनिक समस्याओं में चले जा रहे हो। हमारे लिए क्या है कि सब खेल अपनी-अपनी विशिष्टताओं को लिया हुआ है, लेकिन हम अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि खेल का कोई सामान्य प्रत्यय तो नहीं है, बल्कि एक प्रकार की इनमें पारिवारिक सादृश्यता है, फैमिली रिज़ेम्बलेंस है। हम अधिक से अधिक यही कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए कि हमने क्या किया कि भाषा का जो विशिष्ट प्रयोग हो रहा था, उससे हटा के हम सामान्य साधारण प्रयोग में बिठा दिए कि आप जहाँ पे आप खेल के प्रत्यय को ढूँढ रहे थे, कि एक सामान्य खेल का प्रत्यय हो, हमने उसको कह दिया कि ये एक प्रकार की फैमिली रिज़ेम्बलेंस है। एक प्रकार का परिवार है, जिसमें कुछ समानताएँ होती हैं और इसी के कारण हम उन समानताओं के आधार में हम उनको जो है सभी को खेल कह देते हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने इस लिंग्विस्टिक गेम के द्वारा इस समस्या का निदान कर दिया ना। जो हम बता रहे हैं अवधारणा समझ में आ रही है आप लोग को? तो निदान कर दिया। यही पारिवारिक सादृश्यता की अवधारणा है। इसी प्रकार वैयक्तिक भाषा संबंधी समस्या, प्राइवेट लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम जो होती है, तो उसमें भी कहते हैं कि एक प्रकार का जो है ना विशेष ढंग से हम सोचने लगते हैं। इसीलिए प्राइवेट गेम वैयक्तिक भाषा संबंधी समस्या आती है। वैयक्तिक भाषा का अभिप्राय क्या है? वैयक्तिक भाषा का अभिप्राय ये है कि जो हम अपने ही अर्थ में उसको समझ रहे होते हैं। जैसे हम कहें कि मुझे दाँत में दर्द है। अगर हम कहें मुझे दाँत में दर्द है, मेरे दाँत में मुझे दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो मेरा वैयक्तिक अनुभव है। मेरा वैयक्तिक अनुभव है ना, आपको तो हो नहीं रहा है। तो मुझे दाँत में दर्द हो रहा है ना, तो मुझे जो दाँत में दर्द हो रहा है, वह मेरा वैयक्तिक अनुभव है जिसको मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अब भविष्य में अगर पुनः मुझे दाँत में दर्द हो जाए, तो मैं कहूँ कि मुझे दाँत में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं कि यह कैसे हम निर्धारित करेंगे कि यह दर्द वही दर्द है जो पहले दर्द हो रहा था। तो इसका क्या कोई इसके इसका कोई कोई मीडिएटर है या इसका कोई माध्यम है, जिससे हम इसको चीज़ों को व्याख्यायित कर सकते हैं कि जो हम इसको कह रहे हैं कि हम ये हमारा वैयक्तिक अनुभव है जिसको हम अपनी वैयक्तिक भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब मानना ठीक नहीं है
क्योंकि हम इसका निर्धारण ही नहीं कर सकते। यह जो मुझे दर्द हो रहा है, यह वही दर्द है जो पहले दर्द हो रहा था। इसके निर्धारण का कोई निश्चित अप्रोच ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम ये निर्धारित कर सकें। इसलिए इस प्रकार से वैयक्तिक अनुभव के अभिव्यक्ति के लिए जो वैयक्तिक भाषा संबंधी अनेक प्रकार के एक अप्रोच को डेवलप कर लिया जाता है, वह अप्रोच भी ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार एक सामान्य भाषीय खेल से वह प्राइवेट जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम के भी निदान का प्रयास कर रहे होते हैं। आप लोग पुस्तकों में पढ़ेंगे तो यही सारी बातें आपको एज इट इज दिखाई देंगी। अगर नहीं समझ में आया तो कल की क्लास को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा ये पीछे वाला हम फिर से पुनः एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जिन जिन लोगों को वीडियोस चाहिए तो उनको हम प्रोवाइड करा देंगे, वो अपने वो वीडियोस को देख लेंगे और दोहराव कर लेंगे और फिर से किताबों को पढ़ के अपनी नोटिंग बना लेंगे। अब जो अंतिम आप लोग का टॉपिक है जो मीनिंग एंड यूज वाला है, तो ये टॉपिक तो आप लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा ट्रैक्टेटस में कि ट्रैक्टेटस अर्थ के चित्र सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ पर जो इनमें परिवर्तन आया फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, तो उन्होंने कहा कि हमें अर्थ को ढूंढना जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें अर्थ की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भाषीय प्रयोगों को देखना चाहिए। यही अर्थ एवं प्रयोग का अभिप्राय यहाँ आता है मीनिंग एंड यूज का, कि जो ट्रैक्टेटस में हम अर्थ खोज रहे होते हैं वह अर्थ का खोज ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ तो संदर्भ तय करता है, और संदर्भ कौन तय करता है? प्रयोग तय करते हैं कि किन संदर्भों में किसी चीज का प्रयोग हो रहा है, किसी पद का, वह संदर्भ ही तय करता है, और किस संदर्भ में उसका प्रयोग हो रहा है वही तय करता है उसके अर्थ को। तो अगर हम अर्थ के निश्चयात्मक अर्थ में जैसा ट्रैक्टेटस लेकर चल रहा होता है, उस संदर्भ में अगर हम अर्थ को खोज रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। यानी भाषीय अर्थों की खोज ठीक नहीं है, बल्कि हमें भाषीय प्रयोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये भाषीय प्रयोग ही हमारे सामान्य साधारण व्यवहार के निस्तारण में कार्य आते हैं, और यही हमारे सामान्य साधारण भाषा को क्या बनाते हैं? प्रभावी बनाते हैं, और इसके माध्यम से ही हम अपने सामान्य साधारण व्यवहारिक जीवन को चला रहे होते हैं। इसलिए हमें भाषीय प्रयोगों पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, न कि हमें अर्थ को ढूंढने के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि अर्थ तो किसी का निश्चित होता ही नहीं है, बल्कि संदर्भों से यह तय होता है कि किसी पद का क्या अर्थ होगा। अगर हम अर्थ को ही ढूंढ रहे होंगे तो हम भ्रांति में उलझ जाएंगे और एक प्रकार की समस्याओं में हम उलझ जाएंगे, और जिससे ही निकलने की सारी बात भाषीय खेल और तमाम तरह की अवधारणाएं पर प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया जो आप लोग से पूछा जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में, कि उन्होंने कहा है सोचो नहीं बल्कि देखो, सोचो नहीं बल्कि देखो। तो क्या देखो? तो उन्होंने कहा भाषीय व्यवहार को देखो, भाषीय प्रयोगों को देखो। तो आप लोग से एज इट इज पूछते कि सोचो नहीं देखो यह किस दार्शनिक की अवधारणा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? विटगेन्स्टाइन की। अगर आप लोग से यह पूछते कि सोचो नहीं देखो, सोचो नहीं अपितु देखो, यह विटगेन्स्टाइन के किस दार्शनिक अवधारणा से संबद्ध है, तो आप लोग में एक ऑप्शन होगा, तो एक ऑप्शन में अगर दिया होगा अर्थ एवं प्रयोग, मीनिंग एंड यूज, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा कि मीनिंग एंड यूज की अवधारणा से ये संबंधित है। सोचो नहीं बल्कि देखो, देखने का मतलब है कि भाषीय व्यवहार, भाषीय प्रयोगों को देखो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज, क्योंकि हम काफी बढ़िया फील कर रहे थे इसलिए स्पीड में थे, और स्पीड में ही हमने ये सारी चीजों को आप लोग को खत्म कर दिया, और आज ये समाप्त हो गया फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग कल थोड़ा बहुत इसी चीज की अवधारणा को समझाते हुए तार्किक भाववाद को पढ़ेंगे, और तार्किक भाववाद को पीछे वाले क्लास में, इस क्लास में 2-3 लोग हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म को, तो उनका दोहराव हो जाएगा, फाइनल दोहराव होगा। और जो लोग प्रथम बार क्लास के को ज्वाइन करके अभी से पढ़ना आरंभ किए हैं, उनके लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्लास होगा, वो उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये क्लास 2-3 दिन तक चलेगा। 2-3 दिन तक इसमें अलग अलग तरह की अवधारणाएं हम लोग देखते रहेंगे,
और इससे भी अच्छे खासे प्रश्न आप लोग के नेट जेआरएफ, आईएएस के मेंस एग्जाम में और जीडीसी के एग्जाम में आना संभव है। इसी तरह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मस्त सर रहिए, खुश रहिए।